हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग समझेंगे लीबिया के बारे में। पिछले सारे वीडियोस में हमने पहले वीडियो में हमने नॉर्थ अफ्रीका के बारे में समझा था, फिर दूसरे वीडियो में हमने इजिप्ट के बारे में समझा था और तीसरे वीडियो में हमने सुएज़ कनाल के बारे में समझा था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लीबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लीबिया देश भी हमारे लिए जानने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी इसका योगदान हमारे पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा है। यूपीएससी के लिहाज से और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इससे काफ़ी सारे न्यूज़ करंट अफेयर्स के बनते रहते हैं, जो आपको और हमको समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये इस मैप में आप लीबिया के लोकेशंस को देख रहे हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, और ये हमारा लीबिया प्रदेश है। सुएज़ कनाल की स्थिति यहाँ पर थी, बता चुके हैं, और इजिप्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा लीबिया का मैप है, दिस इज़ अवर लीबिया, ठीक है। इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए शुरुआत से ही, वो यह कि इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो ईस्ट में अगर देख लेते हैं तो इजिप्ट आता है, फिर सूडान आता है। साउथ में अगर देखते हैं तो नाइजर और छड़ के क्षेत्र आते हैं। वेस्ट की अगर बात करें तो तुनिशिया और अल्जीरिया आ रहा है, और नॉर्थ की अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन सी आ रहा है। ओके, इसके अलावा दो और बात जो आपको इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, एक त्रिपली, दूसरा तोब्रुक या फिर टोब्रुक। ट्रिपली जो कि लीबिया की राजधानी है, ठीक है। और इन दोनों लोकेशंस को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस भी कारण से लीबिया न्यूज़ में है, उनके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही दोनों क्षेत्र है, ठीक है। क्या कहानी है, इस कहानी को हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे लोकेशंस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और मैप है जहाँ पर लीबिया प्रदेश को 3 हिस्सों में दिखाया गया है। ये है सिरेनाकिया का क्षेत्र, ये है त्रिपोलिटानिया का क्षेत्र, और ये है फैज़ान का क्षेत्र। ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये लीबिया का क्षेत्र है यही तीनों क्षेत्र से मिलकर के बना है। शुरुआत में यहाँ पर इटली का वर्चस्व हुआ करता था, ठीक है। बाद में चल के ये तीनों क्षेत्र मिलकर के लीबिया बन गए। कब बने थे ये? 1951 में बने थे, ठीक है। जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने यहाँ इन तीनों एरियाज़ के से रिप्रेजेंटेटिव बुलाकर एक नेशनल असेंबली का स्थापना किया था, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आपको समझना चाहिए जब भी कभी हम लीबिया की चर्चा करेंगे तब। ओके, अब कुछ लीबिया के बारे में समझते हैं। तो लीबिया इज़ द कंट्री इन द मैग्रेब रीजन इन नॉर्थ अफ्रीका। लीबिया क्या है? नॉर्थ अफ्रीका का एक क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है? तो मैग्रेब रीजन इन द नॉर्थ अफ्रीका। अब मैग्रेब रीजन क्या है भाई? तो मैग्रेब रीजन इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्रेब बोलते हैं। और क्या है ये? सब रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। तो मैग्रेब क्या हो गया? मैग्रेब हो गया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका का एक सब रीजन, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टेट है, मतलब लीबिया का जो स्टेट है, ये 3 हिस्टोरिकल रीजन से बना है, ट्रिपोलिटानिया, फैज़ान और सिरेनाकिया। ये हमने मैप में ऑलरेडी देख रखा है, सिरेनाकिया, ट्रिपोलिटानिया और फैज़ान। एरिया को याद रखिएगा, किस तरफ सिरेनाकिया है, फैज़ान किधर है और ट्रिपोलिटानिया किधर है। ओके, ट्रिपोलिटानिया तो याद हुई हो सकता है, यहीं कहीं पे ट्रिपोली भी है, इसी के नाम से ये ट्रिपोलिटानिया पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट इज़ इफेक्टिवली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। मैग्रेब के बारे में कहानी है कि इट इज़ इफेक्टिवली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड का ये वेस्टर्न पार्ट है, जो कि मुस्लिम क्षेत्र है, और यहाँ के जो रीजन इंक्लूड हैं वो है अल्जीरिया, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को और तुनीसिया। मतलब मैग्रेब क्षेत्र में जो देश आते हैं वो आते हैं आपको अल्जीरिया, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को और तुनीसिया, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। इसके अलावा इंग्लिश और यूरोपियन सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि इस क्षेत्र को हम बैरबरी कोस्ट या फिर बैरबरी स्टेट्स के नाम से भी जानते थे। और ये बैरबरी कोस्ट या बैरबरी किस नाम पे पड़ा था?
तो ये बर्बर्स के नाम पे पड़ा था। व्हाट इज़ बर्बर्स? तो बर्बर्स यहाँ पे रहने वाले एक एथनिक ग्रुप के लोगों को कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इस क्षेत्र को हम लैंड ऑफ एटलस के नाम से भी जानते हैं। लैंड ऑफ एटलस क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का क्षेत्र, जब हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इतना जाना था कि नॉर्थ अफ्रीकन क्षेत्र जो है वहाँ पर एटलस माउंटेन्स है, और ये क्षेत्र इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लैंड ऑफ एटलस भी बोलते हैं। किसको? तो मैग्रेब रीजन को, ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड है उसको हम मशरिक बोलते हैं। अरब वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे? मशरिक। और वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे? तो मैग्रेब। दिस इज अरब वर्ल्ड, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, राइट। नाउ लीबिया इज सराउंडेड बाय इजिप्ट एंड सूडान इन द ईस्ट। हम लोगों ने मैप में इसको ऑलरेडी देख लिया है कि सूडान और इजिप्ट जो है वो इसके ईस्ट में है, छड़ और नाइजर जो है इसके साउथ में है, तुनीसिया और अल्जीरिया इसके वेस्ट में है, जबकि नॉर्थ में क्या है? तो मेडिटेरियन सी है। बड़ा आसान लोकेशन है, मैंने मैप में पहले ही आप लोगों को बता दिया है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो ये देखो, ईस्ट में इजिप्ट एंड सूडान, दिस इज छड़ एंड नाइजर, दिस इन द वेस्ट इज अल्जीरिया एंड तुनीसिया, एंड हियर इट इज मेडिटेरियन सी, राइट। ओके, नाउ Tripoli, which lies on the Mediterranean coast, is the capital of Libya. ठीक है, ये ट्रिपली क्या है? कैपिटल ऑफ लीबिया है। एंड अबाउट 88% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लीबिया इज अर्बन, ठीक है। ट्रिपली कहाँ लाई करता है? तो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे लाई करता है, एरिया हमने देख रखा है। ओके, नाउ फॉर्मली लीबिया वॉज एन इटालियन कॉलोनी। लीबिया क्या था? एक इटालियन कॉलोनी, जैसे मैंने शुरुआत में ही समझाया आपको। और 1951 में इसको आज़ादी मिली। 1969 में, यहाँ पर 1969 होगा, ठीक है, 1969, ओके। 1969 में लीबिया बिकेम अ रिपब्लिक आफ्टर कर्नल मुअम्मर अल कद्दाफी रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मोनार्की, ठीक है। यहाँ पर मोनार्की रूल, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पहले ये इटालियन कॉलोनी हुआ करता था, फिर संघर्ष हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन के सपोर्ट से जो सिरेनाकिया, फैजान और त्रिपोलिटानिया का क्षेत्र था, वहाँ उन तीनों क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया गया यूएन के जनरल असेंबली 1949 में, ये काम करने के लिए उसको बनाया गया था। और फिर नेशनल असेंबली की स्थापना होती है, और ये नेशनल असेंबली ने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इस्टेब्लिश किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने के बाद इड्रिस वहाँ के राजा थे, इड्रिस, ठीक है ना, इड्रिस। तो इड्रिस को वहाँ का राजा बनाया गया, कब? 1951 में, ठीक है। तो इड्रिस वाज व्हाट? इड्रिस वाज फर्स्ट किंग ऑफ लीबिया व्हेन इट गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1951। तो इस कहानी को आप याद रखिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर 1951 में जब ये मोनार्की इस्टेब्लिश हो गया, तो 1969 में आकर के है ना, गद्दाफ़ी ने इसको समाप्त किया, इड्रिस को मार दिया, और काफ़ी खूनी मतलब कि मंजर हुआ था, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, और गद्दाफ़ी ने आखिरकार उस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ पर, ठीक है। और गद्दाफ़ी भी बाद में चल करके 2011 में मारा गया। लेकिन 2011 में क्यों मारा गया, तो इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो हल्का से रेफरेंस देते हैं, लीबियन वॉर, ठीक है, ये हुआ था उस समय। लीबियन वॉर का मतलब सिविल वॉर, ठीक है। तो इस सिविल वॉर में ये मारा गया था। अब ये सिविल वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी हम लोग आगे समझेंगे। अभी तक आप इतना ही समझ लीजिए कि लीबिया एक इटालियन कॉलोनी हुआ करता था, और 1951 में इसको आज़ादी मिलती है, ये मोनार्की में कन्वर्ट होता है, और इसका पहले राजा जो इड्रिस, वो यहाँ के राजा बनते हैं, और फिर 1969 में गद्दाफ़ी इसको मार करके खुद अपना साम्राज्य स्थापित करता है, एंड इट बिकेम अ रिपब्लिक, ओके। नेक्स्ट, लीबिया is the 4th largest country in Africa and 16th largest in the world. Very important. Libya is the 4th largest country in Africa and 16th largest in the world. And Tripoli is located in the western Libyan. And contains over 1 million of Libya, 6 million people, and this is the second largest city. ठीक है ना, and the second largest city is Benghazi, which is located in eastern Libya. तो देखो, लीबिया क्या है? 4th लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है, और 16 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ट्रिपली जो है वो वेस्टर्न लीबियन क्षेत्र में लोकेटेड है, हमने ऑलरेडी इसका लोकेशन देख लिया है, और लगभग लीबिया के टोटल 6 मिलियन पॉपुलेशन का 1 मिलियन कंटेन करता है। तो
तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। और ये लीबिया के जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है, उसका नाम है बेंगाजी, जो ईस्टर्न लीबियन क्षेत्र में मौजूद है। लीबिया एक लैटिन नाम है जिसका मतलब होता है वेस्ट ऑफ द नाइल, यूज्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। ठीक है, नाइल रिवर को तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो नाइल रिवर के वेस्ट में ये पड़ता है, इसलिए इसको हम वेस्ट ऑफ द नाइल बोलते हैं। लीबिया का मतलब होता है वेस्ट ऑफ द नाइल। लीबिया का क्या मतलब होता है? वेस्ट ऑफ द नाइल। इसको ग्रीक्स और रोमन्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। ओके, यहाँ तक कहानी समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ का जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जिसमें कि समर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स आर माइल्ड एंड मॉइस्ट। समर्स इसका ड्राई और हॉट होता है, विंटर्स इसके माइल्ड और मॉइस्ट होते हैं। अ लोकल विंड नोन एज गिबिली, लोकल विंड नोन एज गिबिली, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये लोकल विंड कहीं का भी किसी भी देश का अगर हम लोकल विंड हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिबिली क्या है। पिछले वीडियो में भी हमने एक लोकल विंड के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को वो याद है तो कृपया मुझे ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में करके बताएंगे कि वो मैंने किस हवा के नाम लिया था, कौन से लोकल विंड की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग सही में वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो a local wind known as ghibli, scorching in nature, occasionally flows into the usually humid coastal towns, and this wind blows in May to July. ये कब से कब बह रहा है? May to July, and generally lasts from 2 to 3 days. और इसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री होता है। जैसे कि भारत देश में उल्लू बहती है, एक लोकल विंड है, और गर्मी के समय ये बहती है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक लोकल विंड है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर है इसके पास। उसका नाम है गिबिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कृपया करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, नाउ नेचुरल वेजिटेशन, ओनली 1% ऑफ द कंट्री इज़ फॉरेस्टेड एंड दैट इज़ द ग्रीन माउंटेन एरिया। इस पूरे देश का मात्र 1% क्षेत्र ही हरा भरा है, और वो भी ग्रीन माउंटेन एरिया जो है उस क्षेत्र में। ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ज़ेरोफाइटिक और ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन मिलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि डेजर्ट है तो ऐसे ही पौधे यहाँ पर मिलेंगे। लीबिया रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एज इट लाइज इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। अंडरस्टूड है ये पॉइंट। देर आर नो पेरेनियल रिवर्स एंड द कंट्री इज ड्रेन्ड बाय इंटरमिटेंट वाटर कोर्सेज लोकली नोन एज वादीज। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पेरेनियल रिवर्स नहीं है, बीच बीच में बहने वाले कुछ वाटर कोर्सेज हैं जो लोकली यहाँ पर वादीज़ के नाम से जाने जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है वादीज़ क्या है, वाटर वादीज़ किससे एसोसिएटेड है? दीज आर इंटरमिटेंट वाटर कोर्सेज लोकली नोन एज वादीज़। कहाँ? तो लीबिया में, और कहीं नहीं, लीबिया में। इसको इम्पॉर्टेंट है ये नोट करना। ओके, नाउ इट्स प्रिंसिपल मिनरल रिसोर्सेज आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, some amount of iron ore and potash deposits are also present, and it also has great deposits of oil in Cyrenaica. ठीक है, great deposits of oil in Cyrenaica, और यही तो ऑयल है, नेचुरल गैस है, जिसके कारण लीबिया का सारा बिजनेस चलता है। पूरे देश जो है विश्व के, वो यहाँ पर अपने बड़े बड़े जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो यहाँ से जाती है और तेल निकालती है, और ये एक्सपोर्ट करता है तेल। ठीक है, ये तेल का धनी देश है। ओके, 1957 में पहली बार यहाँ पर तेल निकाला गया था। क्रूड ऑयल रिप्रेजेंट्स नियरली ऑल ऑफ लीबिया एक्सपोर्ट्स एंड इज एक्सपोर्टेड प्राइमरी टू वेस्टर्न यूरोप। ओके, पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं लीबिया की, तो पॉपुलेशन ऑफ लीबिया, द पीपल ऑफ लीबिया इज अरब बाई रेस, and about 98% of the Libyan are Arab Muslims, and over 90% of them speak Arab language. 98% ऑफ लीबियन क्या है? अरब मुस्लिम्स है। इस बात को हमने वीडियो के शुरुआत में ही समझा था। और 90% ऑफ देम स्पीक व्हाट? दे स्पीक अरब लैंग्वेज। ओके, बर्बर्स आर द लार्जेस्ट नॉन अरब माइनॉरिटी।
हमने बर्बर्स के बारे में पहले ही चर्चा कर दी, इन्हीं के नाम से बर्बरी कोस्ट या बर्बरी स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये इतने ग्रुप हैं यहाँ के रहने वाले। इस्लाम इज़ ऑफिशियल रिलीजन एंड देयर इज़ अ स्मॉल क्रिश्चियन माइनॉरिटी। इस्लाम जो है यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है और बड़े छोटे मात्रा में यहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। इस्लाम यहाँ पे लगभग 7th सेंचुरी में आया था। ओके। मेजर कंसंट्रेशन of population is along Mediterranean Sea where over 90% of the total inhabitants are residing। सीधी सी बात है, समुद्री क्षेत्र है, व्यापार होता है उधर से और थोड़ा सा हरा भरा है। बाकी पूरा लीबिया का क्षेत्र जो है वो डेजर्ट में है, तो इसलिए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द है और 90% ऑफ द टोटल इनहैबिटेंट जो है यहीं पे इन्हीं क्षेत्र में रिजाइड कर रही है। यहाँ पर सहारा डेजर्ट इज ऑलमोस्ट डोसाइल where density of population is as low as 1 person per 15 स्क्वायर किलोमीटर। आप समझ सकते हैं इस बात को। ओके। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, तो ओनली अबाउट 6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लीबिया इज अंडर कल्टिवेशन, क्योंकि पानी की कमी है वहाँ पर, इसलिए ऐसा है। एंड इट इज़ ओनली द मेडिटेरेनियन कोस्टल एरियाज वेयर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और सिर्फ मेडिटेरेनियन कोस्टल एरिया ही है जहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है इरिगेशन के सहायता से। कुछ अनाज जैसे कि वीट, बार्ली, ओट्स, फिग्स, साइट्रस फ्रूट्स, आलमंड, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स और दूसरे ग्रीन फॉडर जो है वो यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। ऑयल was discovered in Libya in 1957 and today it is one of the leading producers of oil. Petroleum accounts for more than 95% of all export income। जैसे कि हम इस बात को पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि ऑयल की खोज यहाँ पर 1957 में हुई और ये आज पूरे विश्व का लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और लगभग 95% ऑफ जो एक्सपोर्ट इनकम है वो पेट्रोलियम से आता है यहाँ पर। ओके। और इसी के पीछे तो सारी कहानी है, गद्दाफ़ी ने यही किया था ना, ये सारे ऑयल सेंटर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। शुरुआत में क्या था यहाँ पर कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, यूएसए और बाकी सारे देश, बड़े बड़े देश, यहाँ पे अपने ऑयल कंपनीज़ को भेजते थे और यहाँ से तेल निकालने का काम होता था। लेकिन जब गद्दाफ़ी आया तो उसने सारे उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और उन सारी कंपनीज़ को बाहर निकाल दिया और ये खुद से तेल निकालना शुरू कर दिया और उस साइंस पे खुद काम करना, उस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करना शुरू किया और फिर कर लिया तो सेल्फ सफिशिएंट बन गया और फिर बाद में जा कर के ये एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये कहानी है गद्दाफ़ी की आपकी। इसके कारण इसको मजबूती मिलती है और ये तेल के क्षेत्र में इनफैक्ट गल्फ स्टेट्स के बराबर में आ गया ऐसा करने से। ओके। नाउ इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ जायंट प्रोजेक्ट known as the Great Man-Made River and it was inaugurated by Gaddafi in 1986। ठीक है। पानी के समस्या से लड़ने के लिए सरकार ने, मतलब गद्दाफ़ी के गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़े जायंट प्रोजेक्ट, जो विश्व के सबसे बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक आता है, जिसको हम ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो यहाँ शुरुआत हुआ। इसके अंतर्गत लगभग 1300-1500 वेल्स वगैरह खोदे गए, इरिगेशन पैटर्न्स बनाए गए, ओके, वादीज़ के मदद से, और बहुत बड़े क्षेत्र में पानी का संचार किया गया। ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को, क्योंकि बाकी जो क्षेत्र है लीबिया का, जो हमारा साउदर्न पोर्शन है, वो तो पूरा सहारा डेजर्ट से बढ़ा है। जो कुछ पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न क्षेत्र में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कम से कम उस क्षेत्र में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि द ग्रेट मैन मेड रिवर, ओके, 1986 बाय गद्दाफ़ी। तो इस प्रकार हमने लीबिया से संबंधित जो उसके ज्योग्राफिकल कुछ फैक्टर्स थे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस थे उसको हमने समझ लिया। ठीक है। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा समाप्त होता है, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो लीबिया से संबंधित है, क्योंकि लीबिया की कहानी फिर उन दोनों फैक्टर्स की चर्चा किए बिना समाप्त नहीं हो सकती। और वो दो जो बात मैं अभी बताऊंगा आपको, वो है लीबियन सिविल वॉर से रिलेटेड और लीबियन क्राइसिस से संबंधित। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है जब भी कभी हम लीबिया की बात करेंगे, क्योंकि आज के मौजूदा हालातों में भी इसका असर हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, प्लस इकनॉमी पे भी पड़ रहा है,
और इंटरनेशनल रिलेशंस भी इससे संबंधित है। बहुत सारे सवाल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसकी जानकारी भी होना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार इजिप्ट की कहानी पढ़ रहे थे और उसमें सुएज कनाल पढ़ना बहुत आवश्यक था, उसी प्रकार लीबिया से संबंधित ये दो बात पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो लीबियन सिविल वॉर ये क्या था? तो लीबियन सिविल वॉर 2011 के समय यहाँ शुरू हुआ था। ओके, और लगभग फरवरी 2011 एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो उस समय यहाँ शुरू हुआ। लेकिन ये किसके कारण शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो देखो, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, है ना। और ये अरब स्प्रिंग कब क्या था? तो अरब स्प्रिंग था आपको एक सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो अरब वर्ल्ड के जो देश थे, कंट्री थे, खास करके अगर मैं बोलूँ तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन क्षेत्र में जो देश आते हैं उनको हम अरब वर्ल्ड बोलते हैं। शॉर्ट में समझें तो मीना, ठीक है। ये जो NA है, दैट दिस NA डिनोट्स नॉर्थ अफ्रीकन रीजन एंड दिस ME डिनोट्स मिडिल ईस्ट रीजन। तो मिडिल ईस्ट रीजन और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में जो भी देश आते हैं उनको हम अरब वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और उन्हीं देशों में अरब स्प्रिंग नाम से एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रोटेस्ट हुआ था लोगों के द्वारा। किस चीज़ के खिलाफ? तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि उनके लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर के, मोनार्की व्यवस्था जो वहाँ थी उसको लेकर के, एनर्जी क्राइसिस हुआ था उस समय में वहाँ पर, उसको लेकर के, पॉलिटिकल करप्शन थे, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, पॉवर्टी था। इतने सारे कारण थे यहाँ पर अरब स्प्रिंग नाम का प्रोटेस्ट शुरू होने के लिए। लोग पूरी तरह से आक्रोशित हो चुके थे वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से। तो जितने भी अरब वर्ल्ड के देश थे उनमें ये लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी टूनीशिया से इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर ये धीरे धीरे करके जितने भी अरब वर्ल्ड के नेशंस थे उन अरब वर्ल्ड के नेशंस में ये जाके फैल जाता है। और इसी का प्रभाव हमको लीबिया में भी देखने को मिलता है। लीबिया में थी गद्दाफी की सरकार। गद्दाफी की सरकार से भी लोग उस समय खुश नहीं थे। कुछ पार्ट्स थे जो गद्दाफी के फेवर में थे और कुछ जो लोग थे वो उसके अगेंस्ट में थे। तो जो अगेंस्ट वाले जो रेबेलियंस थे वो इसके खिलाफ आक्रोशित हो गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे। इन चीज़ों को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गद्दाफी ने भी बहुत क्रूएल तरीके से इन लोगों के खिलाफ अपना मुहिम चलाया और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए यहाँ पर, ठीक है। और गद्दाफी ने टैंक्स और ट्रूप्स को, सेनाओं को भेज करके इनको ब्रूटली मारा, बहुत ज़्यादा मारा, और लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए इस सिविल वॉर में, ठीक है। लेकिन फाइनली नाटो के मदद से वहाँ के लोगों को ये नाटो का मदद मिला और गद्दाफी फाइनली मारा गया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ सिविल वॉर, कि ये सिविल वॉर लीबिया में शुरुआत कैसे हुआ और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो शुरुआत हुआ लोगों के आक्रोश से, जो गुस्सा पैदा था किस कारण से, तो डिफरेंट रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल करप्शन, बेरोज़गारी, गरीबी, इन सारी चीज़ों को लेकर के। टूनीशिया से शुरुआत होता है और बाकी सारे देश में फैल जाता है। जैसे कि मैं कुछ देश का भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे मोरक्को, जॉर्डन, इसके अलावा इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, ठीक है। ये सारे क्षेत्र में ये सारे जो प्रोटेस्ट हुए थे, और ये लोग लड़ रहे थे ताकि मोनार्की हटे, डेमोक्रेसी आए, इकोनॉमिक फ्रीडम मिले लोगों को, ह्यूमन राइट्स की अच्छी व्यवस्था हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो। इन सारी चीज़ों को लाने के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे। अब जब गद्दाफी मर गया तो उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। तो गद्दाफी के मरने के बाद जो शुरुआत हुआ उस पीरियड को हम बोलते हैं लीबियन क्राइसिस, ओके। तो द कंट्री डिसेंडेड इनटू चाओस फॉर आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटर Muammar Gaddafi in 2011. A NATO invasion helped oust Gaddafi, but neither foreign powers and nor their local allies managed to fill the vacuum left by the regime that had been in power for 4 decades. तो गद्दाफी के मरने के बाद चूँकि 40 साल की लंबी
इसका साम्राज्य रहा था। 1969 में ये आया था और 2011 में ये समाप्त हुआ, अक्टूबर 2011। तो लगभग हम देख रहे हैं कि 42 ईयर्स के आसपास का इसका पूरा साम्राज्य रहा था। अचानक से ये मरा और पूरा खाली सा हो गया, सूनापन सा हो गया। ना ही फॉरेन कंट्रीज़, जो फॉरेन यहाँ पर सपोर्ट मिला था इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, इस दंगल को समाप्त करने के लिए, वो यहाँ पर शांति व्यवस्था बना पाई, और ना ही वहाँ के जो लोकल एलाइज थे, जो लोकल गवर्नमेंट चल रही थी उस वक्त, वो वहाँ पर कुछ भी शांति व्यवस्था कर पाए। इनफैक्ट क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गया। तो आज क्या है कि टुडे देयर आर टू गवर्नमेंट्स इन लीबिया। लीबिया में आज दो सरकारें हैं। वन बेस्ड इन टोब्रुक, जो मैंने बताया था इस साइड में कहीं पे टोब्रुक है, और दूसरा है कैपिटल ट्रिपोली में। ट्रिपोली इज़ हियर, इसलिए मैंने बताया था कि ये दोनों लोकेशन शुरुआत में लीबिया में, लीबिया के मैप दिखाते वक्त की याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जो सरकार टोब्रुक में है, ये एक सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट है जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। और दूसरा है यूएन बैक्ड, मतलब यूएन के द्वारा स्थापित किया हुआ, यूएन का सपोर्ट मिला हुआ है, उसको हम जीएनए बोलते हैं, जनरल नेशनल अकॉर्ड। ठीक है, इसके पहले इसको जनरल नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। 2015 में जनरल नेशनल कांग्रेस से ये बदल कर जनरल नेशनल अकॉर्ड इसको कहा जाने लगा है, जीएनए। ठीक है, तो द सेल्फ स्टाइल्ड लीबियन नेशनल आर्मी कमांडेड बाय मिस्टर हफ्तार बैक्स द टोब्रुक गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सेल्फ स्टाइल लीबियन नेशनल आर्मी है, किसके द्वारा कमांड किया जाता है? ये कमांड किया जाता है मिस्टर हफ्तार के द्वारा। इसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, जो टोब्रुक की सरकार है, और इसने मैक्सिमम पार्ट इस टेरिटरी का, मतलब लीबिया का, अपने अंतर्गत कर लिया है। मैं इसको मैप के तहत आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। ठीक है, यहाँ तक मैप, यहाँ तक इंपॉर्टेंट, ये चीज़ सारी याद रखना। नेक्स्ट में, अ ट्रिपली गवर्नमेंट which has international recognition is defended by a host of militias including Islamist groups। और ट्रिपली गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि वो यूएन बैक्ड है, मतलब यूएन का सपोर्ट है उसके पास, जिसको हम जनरल नेशनल अकॉर्ड बोल रहे हैं। उसको और भी सपोर्ट मिला है, किसके द्वारा? तो होस्ट ऑफ मिलिशियाज के द्वारा, मतलब छोटे छोटे जो सैनिक लोग हैं, सैनिक को बोल लीजिए, वो ऑफिशियल तौर पर सैनिक नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स वगैरह होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनको इनका सहारा मिला हुआ है। और मिस्टर हफ्तार का कहना है कि वो इन टेरर ग्रुप्स को यहाँ से निकालना चाहता है ताकि लीबिया को यूनिफाई कर सके। ठीक है, जबकि मिस्टर हैज़ अल सराज, ये हैज़ अल सराज है यहाँ का जनरल नेशनल अकॉर्ड का जो चीफ है, वो जनरल मिस्टर फैज़ अल सराज है, जो यूएन के द्वारा सपोर्ट प्राप्त है उनको। वो कहते हैं कि उनकी सरकार जो है, उनकी जो सरकार है, वो न्याय संगत है, विधि संगत है, क्योंकि उनकी स्थापना यूएन के द्वारा की गई है। तो इसके कारण इन दोनों में झगड़े हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी काम यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस झगड़े में कि किसका साम्राज्य होगा यहाँ पर, इस चीज़ को लेकर के। और इस चीज़ से सिर्फ लीबिया ही प्रभावित नहीं है, बाकी जितने भी सारे देश हैं इंटरनेशनली जिनका रिलेशन लीबिया से रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन रहा है खास करके, वो सारे प्रभावित हो रहे हैं इन सब चीज़ से। ठीक है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई आर बैकिंग मिस्टर हफ्तार्स फोर्सेस। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो मिस्टर हफ्तार्स के साइड में है, और यूएस भी जो है एक फेवरेबल व्यू लिया है इसके खिलाफ, इसके प्रति सॉरी। जबकि टर्की और कतार जो है वो ट्रिपली गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई किधर है? मिस्टर हफ्तार्स के साइड है। जबकि टर्की, कतार किधर है? तो ट्रिपली गवर्नमेंट के तरफ है। यूएस ने भी हफ्तार्स का ही पक्ष लिया है। ठीक, इसके बाद यूएन रिकग्नाइज ट्रिपली बेस्ड गवर्नमेंट जीएनए हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ पीस इनिशिएटिव एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द वॉर टॉर्न कंट्री। तो एक पीस इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया गया है ट्रिपली बेस्ड गवर्नमेंट द्वारा, मतलब जीएनए द्वारा, और भी क्लियर लफ्ज़ों में कहें तो मिस्टर हयाज द्वारा, सॉरी मिस्टर अल सराज द्वारा। ठीक है ना। और ट्रिपली बेस्ड गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप अ नेशनल पीस फोरम
with the help of UN to be followed by simultaneous presidential and parliamentary elections. अब देखना यह है कि इस बात को मिस्टर हैफ्तर जो है वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, और कोशिश यही रहनी चाहिए सारे वर्ल्ड पावर्स की, यूएस, ब्रिटेन और जो भी गल्फ एलाइज है, कि इस चीज़ को हम ठीक कर ले जल्दी से। ठीक है, अपने जो छोटे से जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उससे थोड़ा ऊपर बढ़ के वो इस देश में हो रहे इस जो अत्याचार है, या ये देश जो पूरी तरह से टूट चुका है, उस चीज़ को सेटल डाउन करें। हमारे देश भारत का भी इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा है। क्यों? क्योंकि एक डाटा के हिसाब से अगर हम जाएं तो लगभग 18 से 20 हज़ार भारतीय जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी, पावर कंपनीज़, आईटी कंपनीज़ वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट चला रही हैं लीबिया में। इसके अलावा भारत की जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। खास करके अगर हम भेल की बात करें तो भेल ने अभी हाल ही में वहाँ पे एक वेस्टर्न गैस टरबाइन पावर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि भारत के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पिछले साल न्यूज़ में ही आया था कि सुषमा स्वराज जी ने लगभग वहाँ पे 15 सीआरपीएफ के जवान थे जिनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, क्योंकि लीबिया में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका था इसके लिए। तो भारत के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो, और विश्व के लिहाज से भी, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पर। अगर ऐसा हो, कुछ भी गड़बड़ होता है तो सारे देश कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू स्टडी अबाउट लीबिया, एंड मैं पूरा आशान्वित हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने पूरी जानकारी देने की प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपके काम आएगा। कुछ भी बात हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे, राइट। ये देखिए, मैप में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, मिस्टर हैफ्तर के द्वारा, जो टोब्रुक के जो सरकार है यहाँ पर। और ये जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया जो है ये त्रिपोली सरकार जो है, जो यूएन बैक्ड है, उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं इस मैप में कि कितना बड़ा क्षेत्र जो है इसके कब्जे में है। तो यही मैं दर्शाना चाहता हूँ, इनका पक्ष मजबूत है। ठीक है, ही इज़ मिस्टर हैफ्तर एंड ही इज़ मिस्टर अल-सराज। ओके, ये हमारे गद्दाफ़ी साहब हैं, ठीक है, जो 2011 में मारे गए सिविल वॉर में। और ये एक बार और लीबिया का कंप्लीट मैप आपके सामने, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, त्रिपोली को, और फिर यहाँ पर टोब्रुक को, और बाकी सारे जो देश के लोकेशंस हमने शुरुआत में की उन लोकेशंस को। तो इसके साथ हमारी लीबिया की कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।